सांस्कृतिक युवा केंद्र में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और विवेक स्मारक का उन्होंने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के दौरे पर हैं और इस दौरान शिव मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना भी की है। तो ऐतिहासिक निरंजन मठ में स्थापित है ये विवेक स्मारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का मिशन दक्षिण। इस समय स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और विवेक स्मारक का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। ये दृश्य आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजा अर्चना के। ये शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए निरंजन मठ में स्थापित है ये ऐतिहासिक विवेक स्मारक और इस अवसर पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं और बेहद महत्वपूर्ण उनका कर्नाटक के दौरा है। चाहे विकास की लिहाज से देखा जाए या फिर राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा। कर्नाटक को विशेष सौगातों से इस दौरान जो है नवाजा जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मिशन दक्षिण पर इस समय कर्नाटक में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। विवेक स्मारक का उन्होंने उद्घाटन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे और अब प्रधानमंत्री जो है कर्नाटक के दौरे पर हैं। ऐतिहासिक निरंजन मठ में स्थापित है ये विवेक स्मारक, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं और विवेक स्मारक में शिव मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना भी की है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जब भी किसी बेहतर काम की, अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो पूजा अर्चना के साथ उसकी शुरुआत करते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे कर्नाटक को बहुत सारी विकास योजनाओं की सौगात मिलते हुए नजर आएगी। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए अश्विनी मिश्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, विवेक स्मारक का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। विवेक स्मारक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद, जहां पर शिव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। क्या कुछ प्रधानमंत्री का आज का दौरे में विशेष रहने वाला है और क्या कुछ अब तक हुआ है, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। आज का दिन युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है। आज का दिन विकसित भारत के निर्माण के लिए जो हमारी यात्रा चल रही है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विवेक स्मारक का उद्घाटन करने पहुंचे हैं मैसूरू का विवेक स्मारक जो है वो श्री राम कृष्ण मठ मैसूरू द्वारा संचालित है। पहले ये निरंजन मठ के तौर पर जाना जाता था, निरंजन मठ के रूप में ही जाना जाता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सबसे पहले पहुंचे हैं यहाँ पर तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित की है। स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने इस परिसर में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है। भगवान शिव को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और निश्चित तौर से अगर देखें तो ये वही क्षेत्र है जब 1892 में नवंबर में कुछ हफ्तों तक यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर रहे थे। निरंजन मठ जी जाना जाता था। मैसूरू राजघराने के निमंत्रण पर वहाँ के दीवान के शेषाद्री जब यहाँ के महाराजा के निमंत्रण पर इनको बुलाया था तो कुछ समय तक वो यहाँ के महाराजा के महल में रहे, लेकिन उसके बाद एक लंबा समय उन्होंने कई हफ्तों का यहाँ पर इस निरंजन मठ में बिताया और निरंजन मठ का ये वो क्षेत्र है। तत्कालीन समय में ये अनाथालय था। भारत की जो वर्तमान तत्कालीन स्थिति थी उसको लेकर
हमेशा आहत रहते थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने राजमहल में अपने आतिथ्य के बाद वो स्थान चुना जो यहाँ पर अनाथालय था। अनाथालय के 19 कमरों का भी भ्रमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक लंबा प्रवास किया था। ये पूरा का पूरा मठ जो है जर्जर स्थिति में था, लेकिन यहाँ के रामकृष्ण परमहंस का जो मठ है, रामकृष्ण मिशन द्वारा जो संचालित मैसूरू का रामकृष्ण मठ है, उसने इस पूरे क्षेत्र का जीर्णोद्धार कराया, और अब यहीं पर विवेक स्मारक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। विवेक स्मारक स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व को समर्पित है, यहाँ के युवाओं के लिए समर्पित है, क्योंकि एक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के केंद्र के रूप में जाना जाएगा। ये युवा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। निश्चित तौर से अगर देखें तो यहाँ पर मंदिर, यहाँ पर प्रवास के दौरान नवंबर में कई हफ्ते जब वो यहाँ पे रहे थे, तो यहाँ से सटे हुए सब विद्यालय में भी वो प्रवचन दिया करते थे। यहाँ के लोगों को वो शिक्षित किया करते थे, यहाँ के लोगों को जागृत किया करते थे। यहाँ के लोगों को वो कहते थे कि जो देश की गरीबी है, जो देश का स्वतंत्रता संघर्ष है, जो देश की तत्कालीन आवश्यकता है, उसके लिए वो लोगों को प्रेरित किया करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैसूरू ही वह क्षेत्र है, मैसूरू ही वह स्थान है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के विश्व धर्म संसद में, शिकागो में आयोजित होने वाले 1993 के विश्व धर्म संसद में शामिल होने का निर्णय दिया था। ये तत्कालीन में यहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा चाम राजेंद्र मोरियार, वो इतने ज्यादा प्रभावित थे तो उन्होंने कहा कि इस पूरी यात्रा का मैं व्यय जो है वहन कर सकता हूँ, लेकिन बड़ी विनम्रता से स्वामी विवेकानंद जी ने धनराशि लेने से मना कर दिया। हाँ, कुछ उन्होंने अंशदान किया था, वो टिकट के रूप में और यात्रा व्यय के रूप में, लेकिन संपूर्ण यात्रा का जो खर्च उठाने के लिए महाराजा चाम राजेंद्र मोरियार तैयार थे, उन्होंने सबने उसका जो है उसको उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वो उनसे इतना ज्यादा प्रभावित थे, वो उनसे इतना ज्यादा वो थे कि उन्होंने कहा कि पाद पूजा हम करना चाहते हैं, यानी हम आपके चरणों पर धोना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से व्यक्तित्व का जो कहते हैं पूजन के पक्षधर नहीं थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने उसको मना कर दिया। वो यहाँ पर लंबे समय तक जब तक रहे तो स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर लोगों को जब देश के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए, देश के स्वतंत्रता संघर्ष के साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को जो तत्कालीन समाज में फैली हुई बुराइयां थी, चाहे वो जातिवाद की बुराई हो, चाहे वो समाज में छुआछूत की बुराई हो, चाहे वो लोगों की स्थिति हो, जो वर्ग में विभेद था उनका, एक वर्ग विभेद समता मूलक समाज की स्थापना के हमेशा पक्षधर थे। और स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों के सम्मिलन के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक थे। तो आज का ये विवेक स्मारक जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, एक तरीके से कार्यांजलि है, एक तरीके से श्रद्धांजलि है, एक तरीके से भावांजलि है स्वामी विवेकानंद जैसे विराट व्यक्तित्व को समर्पित। और कहीं ना कहीं अश्विनी, स्वामी विवेकानंद की जो सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से अगर देखें, जी मैं ये कहा था कि सभी जितने भी धर्म हैं उनका एक ही मार्ग है, और वो मार्ग उनको ईश्वर तक पहुंचाता है। जैसे अलग अलग नदियां चलते हुए सागर में जाकर मिलती है, भले ही अलग अलग जो है यात्रा मार्ग हो, अलग अलग धर्म हो, लेकिन उन यात्रा मार्गों का धर्म कहीं जो अंतिम गंतव्य होता है वो एक ही सागर स्वरूपी ईश्वर की तरफ होता है। लोगों के अपने उपासना की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लोगों के अपने धर्म अलग हो सकते हैं, लोगों की अपनी परंपरा अलग हो सकती है, लेकिन वो परंपरा अंततः जाकर एक तरीके से मिलती है एक ही व्यक्ति में, एक ही महान व्यक्तित्व में, और एक ही जो है परमात्मा में। लोगों के पंथ अलग हो सकते हैं, लोगों की उपासना पद्धति अलग हो सकती है, लोगों के धर्म अलग हो सकते हैं, लोगों के मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो निश्चित तौर से जाएगा और वो परम तत्व में ही मिलेगा। जैसे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर कार्यकाल को देखें और उनके कार्यशैली को देखें, जो वो कहते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, तो निश्चित तौर से ये वही मंत्र है। जबकि ये कहा जाता है कि एक सनातन शाश्वत जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं भारत अपने में समाहित करता है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो निश्चित तौर से ये वही भावना है जिसको सामूहिक रूप में आज से 2 शताब्दी पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा कि एक है ईश्वर, एक है धरती, धर्म सनातन ही सब है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता है कि लोग अलग अलग पंथों को भले माने, लोग
अलग अलग धर्मों को भले माने, लोग अलग अलग उपासना पद्धतियों को अलग माने, लेकिन उनका जो गंतव्य है वो एक परम तत्व की तरफ है और वो परम तत्व ही परमात्मा है। भले वो अल्लाह के रूप में जाना जाए, वो ईसा मसीह के रूप में माने जाए, वो किसी अन्य धर्म के महापुरुष के रूप में माने जाए, या फिर वो महामानव के रूप में माने जाए। तो उन्होंने यही कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब समेकित रूप से पूरा विश्व ये समझे कि धर्म और कर्म दोनों अलग नहीं, धर्म और कर्म को आध्यात्म से जोड़कर, आधुनिकता से जोड़कर उन्होंने युवाओं से आह्वान किया था कि नया भारत गढ़ो। और नया भारत गढ़ो का जो उनका आह्वान था, उसी आह्वान को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाते हुए भारी और बढ़ो, विकसित भारत का निर्माण करो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतियों में, उनके जन कल्याणकारी योजनाओं में वो कहीं ना कहीं दिखता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नर नारायण सेवा ही सर्वोच्च सेवा होती है। मैं एक चीज और बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कमरे में उन्होंने भ्रमण किया, जो कमरा उस अनाथालय का वो हिस्सा था जहां पर उन्होंने प्रवास किया था। जब मैसूरू का उनका निवास था नवंबर 1892 में, तो वहां पर उन्होंने प्रवास किया था। और यहीं पर सटे हुए जो विद्यालय था, पुस्तक विद्या पाठशाला जो है, उसमें वो प्रवचन दिया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो मंदिर परिसर में उन्होंने पौधारोपण भी किया है। पौधारोपण करके उन्होंने इस पूरे परिसर को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है, लोकार्पित किया है। और ये परिसर, मैं एक चीज और बताऊंगा कि परिसर जो है युवा सांस्कृतिक चेतना केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ पर अध्ययन केंद्र है, यहाँ पर जो है ध्यान का केंद्र है, यहाँ पर योग का केंद्र है, यहाँ पर जो लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, यहाँ पर वाचनालय का निर्माण किया गया है, पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। युवा जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनकी तैयारी के लिए, उनके रोजगार परक साधनों के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर से जिस तरीके से भारत निर्माण की बात करते हैं और उसमें युवाओं का आह्वान करते हैं, ऐसा ही आह्वान 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और जब उन्होंने कहा कि तिष्ठत जागृत प्राप्त वराग्य बोधक, यानी उठिए, चलिए और तब तक चलिए जब तक लक्ष्य न प्राप्त करिए। और लक्ष्य का जो विस्तार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नया भारत गढ़ो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की ओर बढ़ो। तो जो उस भारत के निर्माण का विस्तार है उसको कहीं न कहीं और ज्यादा विस्तारित स्वरूप दिया है। स्वामी विवेकानंद के ही जो जीवन के परिचय है, जो उनके नीतियां हैं, जो उनका अनुशीलन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावांजलि व्यक्त की है, पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की है स्वामी विवेकानंद के इस परिसर में स्थित जो है प्रतिमा पर। और साथ ही साथ अगर देखें तो जब ये कहा गया था कि उठो जागो आगे बढ़ो और पाओ जीवन साध्य, स्वामी विवेकानंद ने ही कहा कि राष्ट्र ही एकमेव आराध्य, और एकमेव आराध्य अगर कोई है तो वो राष्ट्र है। राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, इसके सबसे बड़े पोषक स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वो नास्तिक व्यक्ति नहीं है जो किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। नास्तिक व्यक्ति वो है खुद अपने विश्वास नहीं करता है। युवाओं का आत्मविश्वास करने में, युवाओं के सबसे ज्यादा प्रभाव, युवाओं के शारीरिक सोच लेकर नैतिक विकास से ज्यादा प्रमुखता से उसका अध्ययन कराने में स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा योगदान है। जो अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग संदर्भ उसमें ये बताया कि युवा एक बार पहुंचा, उसने कहा कि मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, मैं गीता पढ़ना चाहता हूँ, मैं अध्यात्म में जाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या 6 महीने तक जाकर खेलिए, तो उसने कहा कि ऐसा क्या आवश्यक है। उन्होंने कहा जब तक शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं होंगे, शारीरिक क्षमता आपकी विकसित नहीं होगी, मानसिक क्षमता आपकी विकसित नहीं होगी, बौद्धिक क्षमता आपकी विकसित नहीं होगी, तब तक आप आध्यात्म जैसे दूर विषयों को समझ ही नहीं सकते, हृदयंगम कर ही नहीं सकते हैं। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और साथ ही साथ बौद्धिक विकास, इसके पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क, दिल और भुजाएं, ये तीनों जो है बहुत ज्यादा सबल होनी चाहिए और इन तीनों के साथ ही समूचे व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। तो व्यक्ति का चरित्र निर्माण, समाज का संस्कार निर्माण और राष्ट्र का निर्माण, इन सभी का आह्वान उन्होंने किया था। और वो तत्कालीन औपनिवेशिक काल में स्वामी विवेकानंद ने किया, जबकि पूरी दुनिया भारत के एक अलग नजरिए से देखती थी। भारत गुलाम था, लेकिन गुलामी की जंजीरों को तोड़ देने के लिए, गुलामी की जंजीरों को फाड़ फेंक देने के लिए, नए भारत को गढ़ने के लिए उन्होंने युवाओं का आह्वान किया। और युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन जनवरी 12 जनवरी को पूरा देश मनाता है कि युवा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो युवाओं के प्रतिरूप के रूप में स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी में आध्यात्मिकता और आधुनिकता को तो एक में सम्मिलित किया,
और आज उन्हीं के सिद्धांतों को चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिकता, आधुनिकता और उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी और नए उन्मेष और नवाचार इन सबको समाहित करते हुए नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया को नई गति दे रहे हैं। और निश्चित तौर से वही आज कार्यान्वयन स्वरूप है विवेक स्मारक का लोकार्पण। बिल्कुल। और ये भी बताइए कि ये विवेक स्मारक जो है किस तरह से आज के युवा को नई दिशा देता हुआ नजर आएगा? देखिए, इस विवेक स्मारक में मैं बताऊं आपसे, आप देखेंगे तो चित्रों में देखेंगे, यहाँ पर एमपी थिएटर है, यहाँ पर वाचनालय है, यहाँ पर पुस्तकालय है, यहाँ पर जो है ध्यान केंद्र है, यहाँ पर योग केंद्र है, यहाँ पर कौशल विकास केंद्र है, यहाँ पर विवेकानंद के जीवन से संबंधित रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों के अलावा यहाँ पर रोजगार परक और अद्यतन शिक्षा सामग्रियों से सुसज्जित अन्य कमरे हैं। यहाँ पर अलग अलग कमरों में चाहे वो कक्षा 9-10 के बच्चे हो या स्नातकोत्तर के बच्चे हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हो या फिर बेरोजगार युवा हो, उनके लिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से समर्पित है। तो वो समर्पित है कि किस तरीके से युवा अपनी सकारात्मक शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने चरित्र निर्माण में, अपने व्यक्तित्व निर्माण में के साथ साथ वो समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सके। तो निश्चित तौर से ये विवेक स्मारक उसी का एक अच्छा सफल सोपान है, ऐसा उदाहरण है कि किस तरीके से राष्ट्र निर्माण में युवा अपनी सकारात्मक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंडर इस निरंजन मठ का दूंगा, जहां पर ये पूरा का पूरा स्मारक है। ये अनाथालय के रूप में था। महाराजा चांद राजेंद्र मोरियार के बहुत ज्यादा उनसे स्वामी विवेकानंद से वो प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद यहाँ के जो दीवान थे के शेषाद्री अय्यर, उनके निमंत्रण पर आए। लंबे समय तक वो वहाँ पर राजभवन में रहे। राजभवन में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन संगीतकार के अलावा वहाँ के विद्वानों, पंडितों और अनेक गणमान्य व्यक्तियों को अपने विचारों से अभिभूत किया, अपने विचारों से अभिसिंचित किया। और उसके बाद वो चले आए यहाँ के इस अनाथालय में, जो तत्कालीन अनाथालय था। यहाँ पर उन्होंने लंबा प्रवास किया। इससे सटे हुए विद्यालय में वो प्रवचन दिया करते थे। शहर के जो अन्य गणमान्य व्यक्ति और जो भी जिज्ञासु वहां पर पहुंचते थे, उनको भारत भारतीयता, सनातन संस्कृति और धर्म, कर्म, आध्यात्म के बारे में प्रेरित करते थे। और बाद में इस भवन का पूरा जो अधिग्रहण है वो रामकृष्ण मिशन मैसूरू ने किया। रामकृष्ण मिशन मैसूरू, रामकृष्ण मठ जो है, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, ये दोनों दो संस्थाएं हैं और ये बेलूरू मठ से संचालित होती है। लेकिन दक्षिण के अगर मठों में सबसे बड़े महत्वपूर्ण अगर मठ के रूप में माना जाता है तो मैसूरू का मठ है, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, निरंजन मठ में। और इससे समानांतर ही रामकृष्ण मठ मैसूरू का भी है। इस निरंजन मठ का अधिग्रहण करके यहाँ पर उस अनाथालय को एक विस्तृत संग्रहालय के रूप में विकसित करने का कार्य रामकृष्ण मठ मैसूरू ने किया है। जहाँ पर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई चरण पादुकाएं, उनके जीवन से जुड़े हुए उनके बिलोंगिंग्स जिनको कहते हैं, उनसे जीवन से संबद्ध जो वस्तुएं हैं वो वहां पर रखी हुई है। वहां पर उनकी एक प्रतिमा है। वो शारीरिक स्वास्थ्यों और अन्य चीजों के बलिष्ठ शरीर के बहुत बड़े समर्थक थे। तो वहां पर खुद जो क्या कहते हैं व्यायाम करने के लिए डंबल रखा हुआ है, मुद्दल रखा हुआ है। वहां पर ये रखा है, आप चित्रों में देख सकते हैं कि संगीत के लिए ढोलक रखा हुआ है, सितार रखा हुआ है और बहुत सारे इतिहास के ऐसे दस्तावेज वहां पर लगाए गए हैं। चाहे वो शिकागो से यहाँ के राजा महाराजा को लिखा गया पत्र हो, या फिर महाराजा के निधन पर लिखा गया पत्र हो कि शेषाद्री अय्यर को जो उन्होंने भेजा था, या फिर वहां पर अमेरिका में शिकागो में जो अभिभूत पाश्चात्य जीवन शैली से प्रभावित लोग जो सनातन और वेदांत को पहली बार सुन पाए थे, समझ पाए थे, उनके द्वारा लिखा गया प्रशस्ति पत्र हो यहाँ की दीवारों पर अंकित है, वो यहाँ की दीवारों पर पूरी तरीके से उत्कीर्ण है। तो उनका भी अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अगर देखें तो बेलूरू मठ के जो मुख्य वहाँ के बेलूरू मठ के मुख्य परम पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज हैं, वो भी है। साथ ही साथ यहाँ जो मैसूरू का जो श्री रामकृष्ण मठ है उसके जो अध्यक्ष है स्वामी मुक्तिदानंद जी हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो गवर्नर है, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार इस परिसर में हैं और सभी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो वैज्ञानिकता को, नवाचार को, नवोन्मेष को
नई शक्ति और नई ऊर्जा के सम्मिलन के एक केंद्र के रूप में, युवा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ये विवेक स्मारक है और उसी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और अश्विनी, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं प्रधानमंत्री के संबोधन में? देखिए, सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर किसी ने प्रभाव डाला है तो स्वामी विवेकानंद के दर्शन में, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में, स्वामी विवेकानंद के कृतित्व में और स्वामी विवेकानंद के नया भारत गढ़ो के आह्वान में। 19वीं शताब्दी में उन्होंने युवा शक्ति से कहा कि नया भारत गढ़ो। आज प्रधानमंत्री एक दृढ़ संकल्प के साथ विकसित भारत गढ़ने के प्रक्रिया में समूचे देश का आह्वान करते हैं और समूचे देश के युवाओं को सम्मिलित करने का आह्वान करते हैं। उठो जागो, आगे बढ़ो, पाओ जीवन साध्य। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा, राष्ट्र एकमेव आराध्य। जो राष्ट्र सर्वोपरि का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, वो राष्ट्र ही एकमात्र आराध्य है। राष्ट्र प्रथम का जो घोष है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा ही किया गया घोष है कि अगर आराधना करना है हमको तो राष्ट्र की आराधना करना है, राष्ट्र का एक राष्ट्र पुरुष के रूप में आराधना करना है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इस विवेक स्मारक में ही यहाँ पर अनेक आधुनिक सुविधाओं का संकलन किया गया है युवाओं के लिए। एमपी थिएटर है, एमपी थिएटर 650 से अधिक क्षमता का एमपी थिएटर है, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक प्रदर्शनी जो है, पूरा का पूरा प्रदर्शनी स्थल है, जहाँ पर विवेकानंद जी के जीवन से लेकर उनके महाप्रयाण तक की पूरी अंतर यात्रा को दिखाया गया है। उस पर उसका उन्होंने अवलोकन किया है और उन्होंने उद्घाटन किया है यहाँ पर विवेक स्मारक का। औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है, जो दृश्य आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन प्रदर्शनियों को भी देखा जहां पर स्वामी विवेकानंद के जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके समूचे दर्शन को स्थापित किया गया है अलग अलग तरीके से। और एमपी थिएटर की जो क्षमता है, मैं बताऊं 650 से ज्यादा व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है। वहां पर एक लघु वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई जिसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर, प्रधानमंत्री के जीवन पर स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन का कितना प्रभाव पड़ा है, प्रधानमंत्री के अनेक उद्धरणों को वहां पर बताया गया है कि किस तरीके से अनेकानेक प्रसंगों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए राष्ट्र के युवा चेतना को, राष्ट्र की युवा शक्ति को एकात्मता स्वरूप देते हुए राष्ट्र निर्माण में संलिप्त हो जाने के लिए उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने अपने उद्गार भी व्यक्त किए हैं। विजिटर बुक में यहाँ पर जो प्रदर्शनी स्थल पर स्थित आगंतुक पुस्तिका है, वहां पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और औपचारिक रूप से उन्होंने लोकार्पण किया है इस विवेक स्मारक का। विवेक स्मारक जो कि कार्यांजलि है, शब्दांजलि है, भावांजलि है, श्रद्धांजलि है और साथ ही साथ नए भारत के नए युवाओं को प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि यहाँ पहुंचकर वो देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी ने ये कहा कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधक, यानी उठो जागो और लक्ष्य को हासिल करो और तब तक रुको नहीं। और अगर एक में अगर कोई आराध्य है तो राष्ट्र आराध्य है। अगर एक में कोई सेवा करने की व्यक्ति है तो नर सेवा और नारायण सेवा में न भेद करने वाली बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि दरिद्र नारायण सेवा में है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर ईश्वर का साक्षात स्वरूप किसी को देखना है तो वो वंचित, शोषित, दरिद्र, पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखिए। उन्होंने कहा कि नर और नारायण में कोई भेद नहीं है। ये वही दर्शन है जो वेदांत का दर्शन है, जिसका उद्घोष उन्होंने शिकागो में किया और पूरी दुनिया चकित रह गई भारत के वेदांत दर्शन को जानते हुए, जिसमें ये कहा गया है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, जिसमें एक हम है दूसरा कोई नहीं है। जिसमें ये कहा जाता है कि तत्त्वम असि, यानी कि वह आप है, यानी कि परमात्मा में और व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। जिसमें ये कहा गया कि अयम आत्मा ब्रह्म, जिसमें ये कहा जाता है कि हम ही ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा कि नारायण का जो स्वरूप देखना है वो साक्षात नर के रूप में आप देखिए और अपनी शक्तियों को ज्यादा से ज्यादा अपना शक्ति संचयन करते हुए अगर आपको सेवा करनी है, राष्ट्र सेवा करनी है, व्यक्तित्व सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, तो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की दरिद्र नारायण की सेवा करनी है। दरिद्र को नारायण स्वरूप जो दिया, दरिद्र को अगर नारायण स्वरूप का अभिबोधन दिया, संबोधन दिया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि दरिद्र में नारायण का स्वरूप देखे और वही दरिद्र नारायण सेवा में, उसी नर नारायण सेवा में, उसी नए भारत के निर्माण में और उसी नए भारत के निर्माण से नवाचार और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए विकसित भारत के निर्माण में प्राणपण से जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यांजलि स्वरूप उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है विवेक स्मारक।
बिल्कुल, और यही विवेकानंद जी की, ये जो स्वामी विवेकानंद की सोच है, यही उनको महान बनाती है। और उन्होंने हमेशा जो है सेवा का जो है आह्वान किया, और उसी पथ पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चलते हुए नजर आते हैं, जो कि अंत्योदय की भावना को लिए हुए हैं और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक का सेवा का माध्यम बनना चाहते हैं। निश्चित तौर से अगर अंत्योदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान भी लगाया, कुछ देर तक बैठकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सम्मुख वो श्रद्धावनत रहे और वो बैठे रहे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं उनका एक बार फिर उन्होंने हृदयांगम किया। ये वो क्षण होते हैं जब व्यक्ति कहीं ना कहीं मनीषियों से और ज्यादा प्रेरणा प्राप्त करके और ज्यादा शक्ति से राष्ट्र निर्माण में संलिप्त होता है, राष्ट्र निर्माण में अपने को और ज्यादा संलग्न करता है। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुद यहाँ पर आज निरंजन मठ में आना और निरंजन मठ में विवेक स्मारक का राष्ट्र का लोकार्पण करना उनके लिए भी एक निश्चित तौर से अनमोल क्षण होगा। और यहाँ पर जबकि आप देखेंगे कि अपने उद्गार उन्होंने व्यक्त किए, यहाँ पर प्रदर्शनी उन्होंने देखी, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को देखा और अनेकानेक प्रसंगों में उन्होंने इस तरीके से लोगों को बताया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक परिव्राजक के रूप में जब देश के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे थे तो उन्होंने भारत को समझने की कोशिश की। स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण अपने शिष्यों के साथ किया और देश के भ्रमण करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान जो भारत है वहां पर सबसे ज्यादा अगर आवश्यक है तो वो है शिक्षा, सबसे ज्यादा आवश्यक है तो वो है दरिद्रता निवारण, सबसे ज्यादा आवश्यक है तो आत्मविश्वास की वो भावना जो कि राष्ट्र निर्माण के साथ साथ लोगों को आजादी के लिए प्रेरित कर सके और खुद के आत्मबोध को कर सके। चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का उन्होंने आह्वान किया। और यहाँ के एमपी थिएटर में भी इस पूरे के पूरे अंतर यात्रा को दिखाया गया कि कैसे मैसूरू का ये जो 1925 में रामकृष्ण मठ मैसूरू की स्थापना 1925 हुई और इस पूरे एक शताब्दी की जो अंतर यात्रा रही उसको भी यहाँ पर दिखाएगा। उसका भी अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अराइज अवेक एंड स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड, इसी को स्वामी विवेकानंद ने इस महावाक्य का उद्घोष उन्होंने अनेक बार में युवाओं को आंदोलित करने के लिए उन्होंने कहा कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधक। और अगर देखिए विवेकानंद जी को अगर समझने की व्यक्ति कोई कोशिश करे तो उन्होंने कहा कि धर्म और कर्म अलग नहीं है, धर्म को मानो, धर्म को पूजो, पर अंधे तुम नहीं बनो, दानवता से बिना डरे सब मानवता के लिए बढ़ो, एक लक्ष्य साधो जीवन में, दिन प्रतिदिन फिर बढ़े चलो, कटुता का हो सर्वनाश तब, नौ पथ ऐसा गढ़े चलो। उन्होंने कहा कि नया पथ गढ़िए, दिन प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित करिए, एक लक्ष्य जीवन का साधिए और उसके लिए प्राणपण से जुट जाइए और धर्म को मानिए, कर्म को मानिए, कर्मशील रहिए, लेकिन धर्म भीरू मत बनिए, धर्म से अंधे मत होइए, क्योंकि धर्म प्रशस्त पंथ है, वो किसी व्यक्ति की दृष्टि को विपथित नहीं करता है, किसी व्यक्ति को सद्मार्ग से विचलित नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि धर्म भीरू नहीं बनना है, कर्मपरायण बनना है। गीता के अनेक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन्होंने अनेक चीजों को, अनेक प्रसंगों में उन्होंने कहा कि किस तरीके से अर्जुन को युद्ध में सन्निहित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में गीता के उद्घोष में उन्होंने कहा कि मां मनुष्य पर युद्धस्य, यानी युद्ध के लिए तत्पर रहो, लेकिन वह युद्ध जो शांति की स्थापना के लिए हो, वह युद्ध जो धर्म की स्थापना के लिए हो, वह युद्ध जो है जो न्याय की स्थापना के लिए हो। और उन्हीं को हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरीके से कहा गया है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो मां मनुष्य पर युद्धस्य की बात जो है एक शांति दूत के रूप में, एक अहिंसा के पुजारी, सनातन शाश्वत मूल्यों के प्रणेता देश के रूप में अगर भारत से कहा जाता है तो वो कब कहा जाता है? जब शांति की, अंतिम शांति की स्थापना का वक्त हो, जब धर्म की स्थापना की वक्त हो, जब न्याय की स्थापना का वक्त हो, जब समतामूलक समाज की स्थापना की बात हो, जब न्यायप्रिय लोकप्रिय समाज की व्यवस्था की स्थापना की बात हो, तो उसके लिए भी समस्त चीजों को एक में समाहित करते हुए प्राणपण से जुट जाने का आह्वान स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं लोग लेकर नया भारत बना रहे हैं, विकसित भारत की ओर लेकर देश को।
बिल्कुल विकसित भारत की ओर देश को ले जाने के प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी परंपरा उसको साथ लेकर आधुनिकता का ये संगम जो है देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश जो है वो यही है कि विकास हो, लेकिन विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं लगातार हमारे साथ चलती रहें। और इसी अश्विनी, इसी राह पर चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दिखाई दे रहे हैं कि हम विकास और विरासत दोनों का संगम बीते इन वर्षों में देख पा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का ये उद्घाटन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विवेक स्मारक में मौजूद हैं। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री, आपको बता दें कि ऐतिहासिक निरंजन मठ में स्थापित है ये विवेक स्मारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेक स्मारक में मौजूद हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए और रामकृष्ण परमहंस और माता शारदा देवी को भी उन्होंने नमन किया। इस मौके पर आगंतुक पुस्तिका में उन्होंने हस्ताक्षर भी किए, अपने शब्द अंकित किए और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र जो है वो युवाओं को शिक्षा की ओर जोड़ने में, अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि इस विवेक स्मारक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का उद्घाटन किया है। ऐतिहासिक निरंजन मठ में ये विवेक स्मारक का मौजूद है और अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कर्नाटक दौरा। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूरू में विवेक स्मारक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उन्होंने उद्घाटन किया है और ये स्मारक जो है स्वामी विवेकानंद की नवंबर 1892 में मैसूरू की ऐतिहासिक जो यात्रा हुई थी उसकी स्मृति में बनाया गया है। ऐतिहासिक निरंजन मठ में स्थापित ये विवेक स्मारक 81,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में विकसित है, फैला हुआ है और इस स्मारक में एक प्रमुख भवन है और एक संलग्न खंड भी शामिल है। इसमें एक 4D अनुभव केंद्र है, एक प्रदर्शनी हॉल और लगभग 700 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर भी है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मठ में मौजूद हैं। आपको बता दें रामकृष्ण परमहंस मठ में, ऐतिहासिक निरंजन मठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। रामकृष्ण परमहंस और माता शारदा देवी को उन्होंने नमन भी किया। तो ये तस्वीरें आप मैसूरू से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। तो मैसूरू का, कर्नाटक का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। संस्कृति के विकास की दिशा में देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक का दौरा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का भी उद्घाटन किया है और ऐतिहासिक निरंजन मठ में ये स्थापित है और 81,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में ये विकसित किया गया है। और देखा जाए तो युवाओं को आध्यात्म से जोड़ने की दिशा में, युवाओं को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में और एक बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण की दिशा में
ये बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर पर यहाँ जो सेंटर है उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी विशेष सुविधाएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए और साथ ही साथ रामकृष्ण परमहंस और माता शारदा देवी को भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। कर्नाटक के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामकृष्ण परमहंस मठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। ಶಾಂತರಾಗಿ ಶಾಂತರಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸನರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಸಹೃದಯ ಭಕ್ತರೇ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Many new institutions are inaugurated across our country every day. But today, we have gathered not merely to open a new center, but to renew our commitment to carry forward Swami Vivekananda's mission of man-making and nation-building. With the inauguration of Swami Vivekananda Cultural Youth Center Viveka Smaraka, we take a new and significant step in that sacred mission. This is an occasion for which thousands of Swami Vivekananda's admirers have eagerly waited for more than a decade. Let us begin this historic evening with the sacred Vedic chanting by Swami Gnana Yogananda and Swami Sarvadarshanananda. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः, स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं, शन्नो अस्तु द्विपदे, शञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। Athithi Devo Bhava proclaim our scriptures. In keeping with this sacred tradition,
we request Pujya Swami Muktidanand Maharaj, Adhyaksha Sri Ramakrishna Ashrama, Mysuru, to honor our chief guest, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. One of the gifts is a Murti of Swami Vivekananda, sculpted by our own Sri Arun Yogi Raj, the renowned sculptor who has sculpted Sri Ramalalla Murti of Ayodhya. Sri Arun Yogi Raj too is present here with us. Thank you, Maharaj. We know that Bhagirath, by his immense tapasya, brought Mother Ganga down to earth for the welfare of humanity. Since then, the expression Bhagirath Prayatna signifies sustained and determined effort in pursuit of a noble goal. This Bhagirath Prayatna is what Swami Vivekananda gave forth as arise, awake and stop not till the goal is reached. If today Viveka Smaraka stands ready to serve and uplift the youth of Mysuru, and our honorable and dear Narendra Modi ji is here to share our joy with us, it is because of the Bhagirath Prayatna of Swami Muktidanand ji Maharaj. We now request Pujya Swami Muktidanand ji Maharaj, Adhyaksha Sri Ramakrishna Ashrama, Mysuru, and a trustee of Sri Ramakrishna Math and Sri Ramakrishna Mission, to welcome the dignitaries and the gathering. Hari Om. Sarve Janaha Sukhinoho Bhavantu. Sri Ramakrishna Sharanam. My respectful pranams to Revered Gautamanji Maharaj, President Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. The icon of progressive modern India, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Karnataka Sri Tawarchand Gehlot ji, Dynamic Chief Minister of Karnataka Honorable Sri D.K. Shivkumar ji, our Member of Parliament, the Scion of Mysore Royal Family, Sri Yaduvir ji, the energetic leader of State BJP President Sri Vijayendra ji, Sri Harish Gowda ji, brother monks, respected Matajis, students, teachers, parents, distinguished invitees, assembled devotees and press persons. A very warm welcome to you all. We are all glad that our Honorable Prime Minister has graced this historic occasion, the inauguration of Viveka Smaraka, a momentous event that Mysore will cherish for generations to come. Viveka Smaraka is a significant new chapter in Mysore Ramakrishna Ashrama's century-long legacy of service, especially in the field of
spirituality, education, literature, and rural development. This youth center will benefit countless young people in the years to come. We are planning number of short-term complementary courses for youth on behavioral excellence and capacity building based on Indian knowledge system and Swamiji's ideas on 4 yogas related to character building. When I met the Honorable Prime Minister in Delhi to invite him to inaugurate Viveka Smaraka and briefed him about its significance, he readily responded, "Agar मैं आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा." Those few spontaneous words revealed not only his gracious humility, but also his deep innate admiration for Swami Vivekananda. Honorable Modi ji, you have led the country forward very ably with courage, determination, positivism, and unwavering faith in India's great destiny, overcoming several challenges, obstacles, and bringing honor to the country. Swamiji believed that India's progress rests on the strength of the youth and equal empowerment of women. Modi ji, you were called to make Yuva Shakti and Nari Shakti the center of self-reliant and developed nation is all-inclusive, powered by broad-based Indian culture, is in tune with Swami Vivekananda's vision. We are deeply grateful to Government of India and Government of Karnataka for their support and providing the land for this project. Our sincere thanks to Sri Vijayendra ji, our MP Sri Yaduvir ji, and our MLA Sri Harish Gowda ji for their support in many ways, and also to several other corporates and individual donors. Our special hearty welcome to our Chief Minister of Karnataka, D.K. Shivakumar ji. We are thankful to the alumni of Sri Ramakrishna Vidyashala for their munificent donation of 13.5 crores. We specially thank our advocate Sri S.S. Nagananda and Sri Srinivas Murthy, our alumni Dr. Ravi Prakash, Arun Kumar, and our architect Ravindra, Vinod Kumar, and engineer Ramchandra for their consistent, vital support to the project for more than 10 years. Once again, I warmly welcome all our distinguished guests and everyone gathered here. May Sri Ramakrishna, Holy Mother Sharada Devi, and Swami Vivekananda, and Divine Mother Chamundeshwari bless us all and lead us on the right path. Hari Om. Thank you, Revered Maharaj. Institutions acquire greatness not merely through the passage of time, but through lives transformed and service quietly rendered. From its modest beginnings to a century of spiritual, cultural, educational, and humanitarian service, Sri Ramakrishna Ashrama has become an integral part of Mysore's cultural and spiritual life. We shall now watch
a brief documentary tracing the 100-year journey of Sri Ramakrishna Ashrama, Mysuru. मैं प्रणाम to Sri Ramakrishna Paramhans, Mata Sharda Devi and Swami Vivekananda. Ramakrishna Math is an institution I deeply respect. It has played an important role in my life. Today, as we celebrate 100 years of Ramakrishna Ashrama, Mysore, let us journey back to where it all began. Seeking to experience the soul of India, Swami Vivekananda walked the land as a Parivrajaka, a wandering monk, until destiny brought him to Bangalore. Recognizing his spiritual brilliance, Diwan K. Sheshadri Iyer invited him to Mysore. At Niranjana Math, where he resided, Swamiji's words stirred minds and souls before he was introduced to Maharaja Chamaraja Vadiyar X, whose support helped send him to the Parliament of Religions in Chicago in 1893. Before leaving Mysore, Swamiji declared, "This land shall one day be a great stronghold." That prophecy found expression in the founding of Ramakrishna Ashrama's first center at Ratnavilas under Swami Siddeshwaranandaji, dedicated to the ideal Atmano Mokshartham, Jagat Hitaya Cha. The ashrama entered a new chapter at Yadavagiri, on land generously gifted by Nalvadi Krishnaraja Vadiyar. A student's home opened its doors. Among its early residents was Kuvempu, who later became a Rashtra Kavi. The study circle strengthened the ashrama's spiritual life, culminating in the consecration of its temple by Swami Madhavanandaji Maharaj in 1950. Under Swami Shambhavanandaji, Sri Ramakrishna Vidyashala was established, shaping generations through value-based education. The Ramakrishna Institute of Moral and Spiritual Education extended that mission, enriching teachers, students, and seekers alike. In the years that followed, initiatives such as Viveka Prabha, a monthly magazine, Viveka Shikshana, Gadadhara Abhyudaya Prakalpa, and Seva Mandiras, the ashrama's service reached thousands across Karnataka. Today, that century of service stands embodied in Viveka Smaraka. Guided by 10 Adhyakshas, inspired by Swami Vivekananda, nurtured by the Vadiyar kings, and sustained by generations of devotees, the stronghold Swamiji envisioned lives on through compassionate service, timeless values, and the countless lives it continues to inspire. Now, two students of our 73-year-old Sri Ramakrishna Vidyashala will present selected passages from Swami Vivekananda. Upen Prasanna Kumar Shetty in Hindi and Rishi Bhargav Shroff in English. युवकों के प्रति स्वामी विवेकानंद जी के संदेश। हे भाइयों, हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब सोने का समय नहीं है। भारत माता तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है। पहले की अपेक्षा और शक्तिशाली बनकर उसे सिंहासन पर बिठाइए। हम लोगों ने अपने पुरखों से उत्तराधिकार के रूप में जो अमूल्य संपत्ति पाई, उसे सुरक्षित रखना हमारा प्रथम तथा प्रधान कर्तव्य समझना चाहिए।
यदि आप राष्ट्रीय जीवन को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो पहले पहल भारतीय विचार, भारतीय प्रथा, भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य में रुचि रखना है। इनके सहारे हमारे समाज का नव निर्माण होना चाहिए। अब तो हमें ऐसा मनुष्य चाहिए जो अपने हाथ का सहारा दे, आंतरिक इच्छाओं को जड़ से ऊपर उठने दो और अखंड भारतीय राष्ट्र संगठित करो। अब रोने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सके। हमें ऐसे सिद्धांतों की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सके। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमें मनुष्य बना सके। उठो, जागो, निर्बलता की इस मोह निद्रा से जाग जाओ। वास्तव में कोई भी दुर्बल नहीं है, इसलिए अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो। धन्यवाद। Swami Vivekananda on the importance of character building. My dear young friends, the road to the good is the roughest and steepest in the universe. It is a wonder that so many succeed, no wonder that so many fall. Character has to be established through 1,000 stumbles. If you really want to judge the character of a man, look not at his great performances. Every fool may become a hero at one time or another. Watch a man do his most common actions. Those are indeed the things which will tell you the real character of a great man. Great occasions rouse even the lowest of human beings to some kind of greatness. But he alone is a really great man whose character is great always, the same wherever he be. Men, these are wanted. Everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone, are wanted. 100 such and the world becomes revolutionized. Who will give the world light? Sacrifice in the past has been the law. It will be, alas, for ages to come. The earth's bravest and best will have to sacrifice themselves for the good of many and for the welfare of all. Buddhas by the 100 are necessary with eternal love and pity. Love never fails, my brother. Today, tomorrow, or ages after, truth will conquer. Love shall win the victory. Do you love your fellow men? If so, you are irresistible. It is character that pays everywhere. Your country requires heroes. Be heroes. Therefore, stand up, be bold, be strong. Take the whole responsibility on your own shoulders and know that you are the creator of your own destiny. Thank you. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Honorable Prime Minister, the leader of this country, Shri Narendra Modi ji, His Excellency, our Governor of Karnataka, Tawarjan Gehlot ji, His Holiness Ramakrishna Maಠದ ಬೇಲೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌತಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರು
ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಿತ್ರ BY ವಿಜೇಂದ್ರರವರೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯುವ ಶಕ್ತಿ, ಯುವ ಆಲೋಚನೆ, ಯುವ ಚಿಂತನೆ, ಇದೇ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಆರಂಭ. ಇವತ್ತು ಯುವಕರ ಕನಸು ದೇಶದ ಕನಸಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಆದೇಶವನ್ನ ನನ್ನ ಯುವಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯುವಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯುಗ ನವಯುಗ ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 16,000 ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಇಡೀ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಗಳು ಬೇರೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ, ನಾಟಕ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಗಮನಿಸೋ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು 1893ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯರು, ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನವನ್ನ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಂತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ, ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯುವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಆಶ್ರಮದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರನ್ನ ಯಾವ ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇವತ್ತು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಯುವಕ ತಂಡ, ಯುವ ಸಮುದಾಯ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು, ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನನಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.
ಪುರಂದರದಾಸರದ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ, ಪದ್ಮನಾಭನ ಪಾದ ಭಜನೆ ಪರಮ ಸುಖವಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣದ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರ ತ್ಯಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೈ ಹಾನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇವೆಂಟ್. This is a historic event of this country. This is not the historic event of Mysore. This is the historic event of the youth movement of this country. I remember the saying of Swami Vivekananda. He said, be bold-hearted when you are defeated. Be large-hearted when you are victorious. Today, my Prime Minister is here. I am requesting him on behalf of the government of Karnataka and all of you, you should be very bold-hearted to help us, help Karnataka, save Karnataka, because the entire world is looking at India and Karnataka through Karnataka and Bangalore. So I request you, once I remember our Honorable Prime Minister, Mr. Atal Bihari Vajpayee, had come to Bangalore for the laying the foundation of the airport. He said, there was a time when the world leaders used to come to Delhi, then they used to come to Calcutta, Mumbai, Chennai, Hyderabad, or different part of the country. Now the situation has changed. This is when Mr. S.M. Krishna, a student of this institution, was the chief minister. He said that Mr. S.M. Krishna was the chief minister. Then he laid the foundation, Atal Bihari Vajpayee laid the foundation of the international airport. Then Mr. Vajpayee said, the situation has come. The world leaders are first coming to Karnataka and Bangalore, then they are coming to Delhi. This is the strength of this great people. Our people are the culture. Sir, Prime Minister, sir, you see the weather, you see the culture. This is the strength of this great state. The entire state stands with you. We want to work together. We want to work with the federal state. I appeal to you. Let us all work together. This is great. This is the Sankalpa Bhumi. In this Bhumi, at the time when our Vivekananda traveled in a train in the history, he was traveling the ship along with Tataji. Then Tataji asked, what has to be done? He said, India is poor. This has to be a science city. Then the Tataji asked Maharaja. One day Maharaja gave more than 300 acres of land in Bangalore. That is the Indian Institute of Science, which is in Bangalore. That is the contribution of Maharajas to the science of this country. That is what the Maharaja has given, and Tatas helped us. That is why I would like to, this is the great state, great city, and India has to grow with Karnataka, and Karnataka will be with you. Will let us work together, make this country proud. I don't want to tell more. I have a lot of things, but I have given only 5 minutes time. I don't want to waste your time. Prime Minister message is very much important for the country. Let us work together. Let us build Karnataka. Let us build India, a strong India. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vivekananda, Jai Ram Krishna, Jai Mata. Ellargu namaskara. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. The Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission carry forward the universal message of Sri Ramakrishna, Sri Sharada Devi and Swami Vivekananda through spiritual awakening and service to humanity. Presiding over this worldwide movement is Parama Puja Srimad Swami Gautamanandji Maharaj, President of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Belur Math. For all of us gathered here, his presence is itself a blessing. I now humbly request Revered President Maharaj to deliver his benedictory address.
ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Swami Muktidanand ji Maharaj, Honorable Governor of Karnataka Sri Tawarchand Gehlot ji, Honorable Chief Minister Sri D.K. Shivakumar ji, and other distinguished dignitaries on the dais, dear monks, invited guests, and the youth of Mysore. We are very happy that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has just inaugurated Viveka Smaraka, a grand memorial dedicated to Swami Vivekananda. This Viveka Smaraka has been constructed on a sacred and historic site where Swami Vivekananda stayed and meditated in the year 1892. It was after a long struggle of nearly 12 years that this memorial has been built. The monks and the devotees of our Mysore ashrama had to face innumerable difficulties and challenges, but they could succeed by the grace of Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji, and Mother Chamundeshwari. Today we see the magnificent edifice befitting the memory of Swami Vivekananda being inaugurated by our very dear Honorable Prime Minister himself. This youth center is dedicated to impart Swami Vivekananda's ideal of man-making and character-building education to the youth. We all know that Swamiji had immense faith in the youth. He firmly believed that a nation prospers when its young people are properly trained to become responsible and useful citizens. I earnestly appeal to the youth of Mysuru to participate wholeheartedly in the meaningful courses offered by Viveka Smaraka. I hope that they will respond positively to these opportunities for their personal growth and all-round transformation, and thereby derive lasting benefit from this Viveka Smaraka. Our Honorable Prime Minister, as you all know, is devoted admirer of Swami Vivekananda and his ideals. His dedication to the service of our country has inspired countless young people across India. It is therefore most fitting that such a person has inaugurated the Youth Center Viveka Smaraka. You, the youth of Karnataka, are indeed fortunate to have such a unique institution in your Mysuru city. May it inspire generations of young men and women to lead lives of character, strength, and selfless service. May Sri Ramakrishna, Holy Mother Sharda Devi, and Swami Vivekananda ever bless you all is my prayer to them. Thank you. Om Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Thank you, Revered Maharaj. Please accept our Sashtang Pranams. We now humbly request our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji
to digitally unveil the plaque marking the inauguration of Viveka Smaraka. Thank you, sir. The nearly century-old publication department of Sri Ramakrishna Ashrama, Mysuru, has published more than 500 titles on spirituality, culture, and personality development. Today, it presents two important Kannada publications for release: Maharishi Valmiki's Ramayana in 7 volumes, and Baduku Bedaku, the Kannada translation of Swami Chetananandji's Stories of Vedanta Monks. The 7-volume Ramayana has been translated into simple Kannada by Sri Suresh Kumarji, who was the convener of Rama Janmabhoomi movement in Karnataka, and for many years he has been spreading Ramayana among the youth. Baduku Bedaku has been translated into Kannada by Mata Tyagamayi. We respectfully request Honorable Prime Minister to release these two publications. Thank you, sir. Today, it is our privilege to have with us an internationally respected great leader of Bharat, who is deeply inspired by Swami Vivekananda and who repeatedly invokes Swami Vivekananda's message to inspire the youth toward nation building. We now respectfully invite our chief guest, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज, श्री रामकृष्ण आश्रम मैसूरू के अध्यक्ष पूज्य स्वामी मुक्तिदानंद जी, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के ट्रस्टी पूज्य स्वामी यादवेंद्रानंद जी, राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री D.K. शिव कुमार जी, सांसद यदवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार जी, विधायक विजेंद्र येदियुरप्पा जी, के हरीश गौड़ा जी, अन्य महानुभाव, पूज्य संतगण और भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं मैसूरू की अधिष्ठात्री देवी मां चामुंडेश्वरी को प्रणाम करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही हम सभी ने गुरु पूर्णिमा भी मनाई है। आप सब जानते हैं, मेरी यात्रा जहां से शुरू हुई और आज मैं जहां हूं, इसमें रामकृष्ण मिशन का
बहुत अहम योगदान है। मैं 3 महीने पहले हावड़ा में बेलूर मठ गया था। सभी पूज्य संतों से सत्संग करने का अवसर मिला था। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे फिर मैसूरू में श्री रामकृष्ण आश्रम से जुड़े संतों से, मेरे गुरु बंधुओं से मिलने का, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। आप सभी की उपस्थिति की वजह से आज मैसूरू की इस पवित्र भूमि पर मुझे एक अलग ही ऊर्जा अनुभव हो रही है। मैं आप सभी संतों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहां के मंदिर, यहां की परंपराएं और उत्सव, मैसूरू का दशहरा, यहां के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है। और ये देखकर बहुत संतोष मिलता है कि शहर ने इस विरासत को उसी कुशलता से सहेजा भी है, संवारा भी है। श्री रामकृष्ण आश्रम और स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियां भी मैसूरू की विरासत का ही एक समृद्ध हिस्सा है। कुछ देर पहले मैं उस ऐतिहासिक भवन में भी गया था जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपने प्रवास के दौरान कुछ समय बिताया था। कर्नाटका के कितने ही विद्वान और मनीषी इस स्थान से जुड़े रहे हैं। राष्ट्र कवि कुवेंपु जैसे महापुरुष जब मैसूर में थे, उनका भी रामकृष्ण आश्रम से गहरा जुड़ाव था। आज स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर यानी विवेका स्मारका के उद्घाटन के जरिए हम इस मिशन को नया विस्तार दे रहे हैं। इसके लिए मैं श्री रामकृष्ण आश्रम और इसके जुड़े सभी विद्वानों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, व्यक्ति से विभूति का निर्माण एकाएक नहीं होता। इसके लिए हमें जीवन की अनगिनत परीक्षाएं देनी होती है, साधना करनी होती है, तप करना होता है, खुद को तपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है। ख्याति के बाद तो संसार पीछे खड़ा होता है, लेकिन तप के समय महान विभूतियों को पहचानना आसान नहीं होता। जो साधक को तपस्या में पहचानता है, वो उसकी सिद्धि का सहभागी भी होता है। इसलिए भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में मैसूरू का इतना अहम योगदान था। करीब 130 वर्ष पहले स्वामी जी एक युवा सन्यासी के रूप में भ्रमण करते हुए मैसूरू आए थे। तब उनकी प्रसिद्धि वैसी नहीं थी, लेकिन विचार उतने ही ऊंचे थे। उस समय उन्हें जिन लोगों ने पहचाना, जो उनके साथ जुड़े,
उनमें से एक प्रमुख नाम मैसूरू के तत्कालीन महाराजा के भी था। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे तो उन्होंने वहां से मैसूरू के तत्कालीन महाराजा को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने स्वयं महाराजा के सहयोग का उल्लेख किया था। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय चेतना को आत्मसात किया था। उन्होंने शास्त्रों को आत्मसात किया था, जो कहते हैं परम परोपकारार्थ यो जीवति स जीवति, अर्थात वास्तव में वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है। इसी मंत्र पर चलते हुए मैसूरू के इस श्री रामकृष्ण आश्रम ने पिछले वर्ष अपने 100 साल पूरे किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं हो या प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, श्री रामकृष्ण आश्रम ने स्वामी विवेकानंद जी की विरासत को जीवंत रखा है। मुझे विश्वास है विवेक स्मारका साधकों और श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक उत्थान का एक तीर्थ बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा थी शिव ज्ञाने जीव सेवा, यानी जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। हमें इस विवेक स्मारक में इसलिए ऐसे युवाओं को गढ़ना है जिनके लिए समाज और राष्ट्र के हित, गरीब वंचित के दुख अपने सुख दुख से ऊपर हो, जिन युवाओं के लिए राष्ट्र प्रथम ही सर्वोपरि मंत्र हो, मां भारती की सेवा ही जिनका जीवन लक्ष्य हो। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवा के सामर्थ्य से। आज भारत एआई, डीपटेक, स्पेस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है। किसकी वजह से?
भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। वो मुद्रा लोन के जरिए नई शुरुआत कर रहा है। वो देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है। साथियों, किसी भी देश में युवाओं का सामर्थ्य तभी उस राष्ट्र की शक्ति बनता है जब उसे सही अवसर मिले, जब उसे सही दिशा मिले और जब उसे अपनी ही धरती पर बड़े सपने देखने, उन्हें पूरा करने का भरोसा मिले। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे शिक्षा संस्थानों की होती है। मुझे खुशी है कि आज भारत में शिक्षण संस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई आईटीआई बनाई गई है। 9 नए आईआईएम, 7 नई आईआईटी और 13 नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है। साथियों, एक और हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत के युवाओं को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करने का माध्यम बन रही है। साथियों, स्कूली शिक्षा में भी बड़े स्तर पर काम हुआ है। देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल विकसित किए गए हैं। शिक्षा केवल किताबी न रहे, बच्चों में इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, इसके लिए 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हुई है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्र उत्थान के लिए शिक्षा के साथ साथ समानता को भी उतना ही अहम मानते थे। शिक्षा में भेदभाव न हो, अवसरों में भेदभाव न हो, आज ये देश का विजन बन गया है। आज बेटियां भी सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही है। एनडीए में बेटियां राष्ट्र के लिए योगदान दे रही है। आज मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई मातृभाषा में करने की सुविधा हो गई है। इससे भाषा के आधार पर
अवसरों में होने वाले भेदभाव पर लगाम लग रही है। साथियों, युवा शक्ति का स्वास्थ्य अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहना उतना ही जरूरी है। जो देश खेलों को महत्व देते हैं, वहां के युवाओं में इन तीनों गुणों का तेजी से विकास होता है। इसलिए आज खेलों को राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा जा रहा है। खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स जैसे आयोजनों ने देश भर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है। आज देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। खेलो इंडिया सेंटर के माध्यम से सुविधाएं बढ़ रही है। गांवों से लेकर छोटे शहरों तक नई प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है। और साथियों, आज इस अभियान के परिणाम भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है। हमारे खिलाड़ी नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारी बेटियां देश का गौरव बढ़ा रही हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की तरह हमें विवेक का स्मारक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। ऐसे स्थान पर मैं हमारे युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं। साथियों, मैसूरू को अक्सर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान मिला है। मैं इसके लिए यहां के लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। क्या इस अवसर पर हम ये संकल्प ले सकते हैं कि भविष्य में स्वच्छता के संकल्प को निरंतर मजबूत करते रहेंगे? हमें यहां की प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित करना चाहिए। हमें पर्यावरण से जुड़े संकल्प लेने चाहिए। हमें पानी की हर बूंद बचाने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। साथियों, आज ही यहां वाल्मीकि रामायण के कन्नड़ा अनुवाद का विमोचन भी हुआ है। मैं कन्नड़ा भाषा से जुड़ी एक अपील भी करना चाहता हूं। कर्नाटका महान लेखक और कवियों की धरती है। कन्नड़ा भाषा, कन्नड़ा भाषी लोग हमेशा से पढ़ने की संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। स्मार्टफोन के इस युग में इस स्वभाव को और बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या हम युवा पीढ़ी को कन्नड़ा साहित्य से गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? साथियों, मैसूरू अपने सिल्क, चंदन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जब भी हम किसी को उपहार दें तो क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो किसी भारतीय के हाथों और पसीने से बनी चीज हो? इससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एक और परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरह के भारत का सपना देखा था, उसे पूरा करने का दायित्व आज की पीढ़ी पर है। मुझे विश्वास है विवेक का स्मारक इसके लिए एक ऊर्जा स्रोत का काम करेगा। मैं एक बार फिर यहां एकत्र पूज्य संतजनों, गुरुबंधुओं और मैसूरू के लोगों को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Chief Prime Minister, for your inspiring words and for dedicating Viveka Smaraka to the service of the youth and the nation. Your gracious presence on this historic occasion will be cherished in the annals of Sri Ramakrishna Ashrama, Mysuru.
ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸೀನರಾಗಿರಿ. सीधा प्रसारण आप कर्नाटक के मैसूरू से देख रहे थे. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೈತರತ್ನ, ನಿಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು, ನಾನು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ